एक्सपीरियंस एजुकेशन क्लास में आप सभी दोस्त भाइयों और बहनों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं अपनी तीसरी क्लास, जो ग्राम पंचायत अधिकारी मेन से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित स्थल। उत्तर प्रदेश में निम्न मतलब क्या स्थित नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में जो है विक्टोरिया मेमोरियल जो है स्थित नहीं है। ये एक्चुअली कहाँ है, ये कोलकाता में स्थित है। और विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है, 80 घाट में। आगरा का किला आगरा में यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आइए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ अगरिया, बैगा और भूइयाँ जनजातियाँ ये कहाँ पर निवास करती हैं? ये सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। अगरिया, बैगा, भूइयाँ जनजातियाँ जो है सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की प्रमुख संस्थाएं और योजनाएं। तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई? 1972 में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में। राज्य पोषण मिशन जो है कुपोषण से संबंधित है। राज्य पोषण मिशन जो है कुपोषण से संबंधित है। सबरी संकल्प अभियान किससे है? कुपोषण दूर करने के लिए शुरू किया गया था या किया गया। सबरी संकल्प अभियान जो है वो कुपोषण को दूर करने के लिए शुरू किया गया। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। काशी विद्यापीठ से संबंधित पॉइंट है। इसकी स्थापना किसने की थी? काशी विद्यापीठ की ये वाराणसी में स्थित है। इसकी शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा इसकी स्थापना की गई 10 फरवरी 1921 को। नेक्स्ट पॉइंट के चलते हैं, जो कि हमारा कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। प्रोसेस डेटा। प्रोसेस डेटा क्या है? अगर लिख के आ जाए पॉइंट, प्रोसेस डेटा किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं ऑप्शन में एक होगा सूचना या इंफॉर्मेशन के रूप में जो जाना जाता है। इसे सूचना या इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। इसी को ही प्रोसेस डेटा कहा जाता है। C++ एक प्रोग्रामिंग भाषा है। पूछा जा सकता है C++ क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग भाषा है। और ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि विंडो 98, विंडो 7, लाइनक्स, ये सब क्या है? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। या इनमें से भिन्न क्या है? इन 4 ऑप्शनों, ये 3 ऑप्शन के बाद चौथा ऑप्शन C++ का दिया जा सकता है। और कहा जा सकता है इनमें से भिन्न क्या है? तो C++ भिन्न होगा, क्योंकि ये सभी विंडोज़ यह कहिए कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये एक भाषा है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं ग्राफिक्स फाइल का एक्सटेंशन क्या है? यानी कि कहने की चाहिए कि JPG जो फॉर्मेट होता है वो ग्राफिक्स फाइल का एक्सटेंशन होता है। इसको जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप कहा जाता है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। MS एक्सेल में ऑटोफिल मीन्स ऑटो क्या होता है? अपने आप जो काम हो जाता है, यानी कि स्वचालित भरने के लिए उपयोगी होता है MS एक्सेल में। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या है? तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो है वर्ड डॉक्यूमेंट से सम्मिलित। इसको जो है कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन में दिया गया कि इसको डिफरेंट ऑप्शन इसका दिया होगा कि वर्ड डॉक्यूमेंट दिया होगा, तो इसको जो है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में हम सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। MS वर्ड का जो ड्राफ्ट व्यू वो क्या है कि वो जो ड्राफ्ट व्यू वो हेडर फुटर दिखाता है, लेकिन प्रिंट फॉर्मेट में नहीं। यानी कि जो हेडर फुटर जो है वो ड्राफ्ट व्यू में दिखेगा, लेकिन प्रिंट फॉर्मेट में नहीं दिखेगा। अच्छा, पेज ब्रेक शॉर्टकट क्या है? पेज ब्रेक शॉर्टकट जो है कंट्रोल+इंटर को जब हम कंट्रोल+इंटर करेंगे तब पेज ब्रेक शॉर्टकट कहते हैं इसको। ICT शब्द का अर्थ क्या है? ICT जो सूचना, इलेक्ट्रॉनिक और संचार प्रौद्योगिकी। ICT शब्द का अर्थ क्या है? सूचना, इलेक्ट्रॉनिक और संचार प्रौद्योगिकी। बैंकिंग में पिन क्या है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। बैंकिंग में पिन क्या है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्षेत्रीय परिषद
क्षेत्रीय परिषदें क्या हैं? तो उत्तर प्रदेश जो है मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। उत्तर प्रदेश जो है मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। इसमें शामिल राज्य कौन कौन से हैं? इसमें शामिल राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और उत्तराखंड है। आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टर भारत मतलब भारत भर में कितने हैं? तो ये जो है 250 क्लस्टर हैं। यहाँ पर ये पॉइंट हाइड हो गया है, लेकिन ये 250 क्लस्टर हैं भारत भर में। योजनाओं की शुरुआत की तिथियाँ क्या है? तो यहाँ पर थोड़ा पॉइंट आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो है योजनाओं का नाम है और यहाँ पर शुरुआती वर्ष है। तो उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड, इसकी शुरुआत 25 जून 1976 को हुई थी। इसकी शुरुआत 25 जून 1976 को हुई थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना क्या है? योजना मतलब कब शुरुआत हुई थी? 25 सितंबर 2001 को इसकी शुरुआत हुई थी। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78 और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980-81, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980-81, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम 1980-81, जवाहर रोजगार योजना 1989-90, जवाहर रोजगार योजना 1989-90, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी 1983-84, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी 1983-84। राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम 1982-83, राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम 1982-83, इंदिरा गांधी आवास योजना 1985-86, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986-87, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986-87, स्वच्छ जल योजना 1996-97, स्वच्छ जल योजना 1996-97, ग्रामीण पेयजल योजना 1996-97, ग्रामीण पेयजल योजना 1996-97। कुछ पॉइंट्स जो हैं हाइड हो गए हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा जो है कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल आप लोगों को। क्लाउड संगठन सेवा सम्मिलित नहीं करती है। क्लाउड संगठन सेवा जो है क्या नहीं सम्मिलित करती है? वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन को। क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन ये में भी कंप्यूटर से संबंधित पॉइंट है। जो क्लाउड टेक्नोलॉजी या क्लाउड से रिलेटेड जो हमारा डेटा होता है वो क्लाउड में सेव कर दिया जाता है। तो उसमें जो है वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का जो है कोई उससे संबंधित नहीं है। क्लाउड बेस क्या है? मोबाइल डिवाइस के जरिए फाइल स्टोरेज और शेयरिंग के लिए उपयोगी है। क्लाउड बेस क्या है? मोबाइल डिवाइस के जरिए फाइल स्टोरेज और शेयरिंग के लिए उपयोगी है। बुद्धिमान एजेंट यानी कि इसको बोला जाता है AI एजेंट, जिसे चैटबॉट वगैरह जो है ये एक टाइप से बुद्धिमान एजेंट है। ये क्या करते हैं? ये सेंसर से महसूस करते हैं और एग्जीक्यूटर से कार्रवाई करते हैं। ये जो बुद्धिमान एजेंट मतलब आर्टिफिशियल एजेंट जो है स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। कभी कभी जो है कई कंपनी या जो होते हैं वहाँ पर कस्टमर केयर की सुविधा नहीं होती, तो कहा जाता है कि आप यहाँ पर लिख के टाइप कीजिए और ये हमारा चैटबॉट है उसके बारे में बताएगा। ये एक टाइप का बुद्धिमान एजेंट है। अगले पॉइंट के चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है हवाई यातायात व रडार नियंत्रण। ये इसका उपयोग जो है हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है। हवाई यातायात व रडार नियंत्रण जो हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग करता है या इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है। CAD एप्लीकेशन के लिए प्लॉटर का उपयोग होता है। CAD एप्लीकेशन के लिए प्लॉटर का उपयोग होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है सभी मित्रों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी मैं कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ, अगर उसमें किसी तरीके से आप लोगों को लगे कि कोई त्रुटि है तो अवश्य मुझे वो लिखें। और मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि आपको सही चीज़ें बताने की और सही ही कंटेंट
देने की। किसी भी वजह से अगर कोई त्रुटि हो जाती है उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई चीज़ जो है सही नहीं लिखी हुई है तो उसको लिखें, उसको भी उसको आप एक बार अपने तरीके से सर्च करके देख लें, तब उसके बारे में लिखें। और उस ताकि मैं भी जो हूँ अपनी ओर से उस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। मिशन अंत्योदय। मिशन अंत्योदय किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। गांव में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन क्या है? ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया जाता है। गांव में विकास योजनाओं का क्रियान्वयन जो है ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया जाता है। जन्म मृत्यु पंजीकरण ये क्या है? राज्य सूची का विषय है। जन्म मृत्यु पंजीकरण जो है राज्य सूची का विषय है। ग्राम सभा रजिस्टर का संशोधन व सुरक्षा जो है ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा परिवार रजिस्टर का संशोधन व सुरक्षा जो है ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया जाता है। ये परिवार रजिस्टर होता है, इसमें सभी जो ग्रामीण परिवार होते हैं उनके जो है सभी के नाम लिखे होते हैं। परिवार में मुखिया कौन है, कितने बच्चे हैं, उनकी जन्म तिथि क्या है, और जो बुजुर्ग लोग हैं जो नहीं रहे हैं उनकी मृत्यु वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उसमें दर्ज होता है। और उसमें संशोधन का अधिकार जो है सिर्फ ग्राम पंचायत अधिकारी को होता है। वो भी संशोधन इस तरीके से नहीं करता है। आपको उसके साक्ष्य देने, मतलब ग्रामीण परिवारों को साक्ष्य देने पड़ेंगे कि ये फला चीज़ें जो हैं थी और वर्तमान में इनका ये नाम है। जैसे अगला पॉइंट है हमारा योजनाओं से संबंधित आवेदन पत्र। आवेदन पत्र कहाँ मिलेंगे? ये पंचायत सचिवालय में उपलब्ध होते हैं। योजनाओं से संबंधित जो आवेदन पत्र हैं वो ग्राम पंचायत सचिवालय है वहाँ उपलब्ध होते हैं। सीएससी कॉमन सेंटर योजना। सीएससी कॉमन सेंटर योजना जो है उसकी जो है उस योजना के अंतर्गत जो है आवेदक जो है क्या होना चाहिए? स्थानीय निवासी होना चाहिए। जैसे अधिकतर ये कॉमन सर्विस सेंटर जो होते हैं ग्राम क्षेत्रों में ही खोले जाते हैं। और हमारे शहरों में भी जो है कभी कभी मैंने देखा है कि सीएससी खुले हुए होते हैं, लेकिन वो लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति की आईडी चला रहे होते हैं। क्योंकि आप कभी अपना देखिएगा कि जब मोहर लगाते हैं, अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट जनरेट उसमें होता है तो अगर मोहर लगाते हैं तो उस मोहर पे देखिए क्या लिखा होता है। तो आवेदक जो वो स्थानीय निवासी होना चाहिए, आयु उसकी 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, अंग्रेजी और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान आवश्यक है। और एक जो सीएससी है वो 6 गाँवों को कवर करता है। महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण। देखिए फिर ये ऐसे क्वेश्चन हम लोग पिछली बार भी कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर फिर से जो है इस सेट पेपर में ये क्वेश्चन आ गया है। तो अनुच्छेद 243D3 के अंतर्गत महिलाओं के लिए पंचायतों में कम से कम 1/3 आरक्षण का प्रावधान होता है। अनुच्छेद जो 243D3 के अंतर्गत महिलाओं के लिए पंचायतों में कम से कम 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। या आरक्षण सीटों, पदों और चुनाव पर लागू होता है। यह आरक्षण जो है सीटों, पदों और चुनाव पर लागू होता है। पंचायतों के निर्वाचन संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद जो है 243 के 2 में जो है या के 2 में मध्यवर्ती और जिला स्तर के पंचायत चुनाव से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 243 के 2 में मध्यवर्ती और जिला स्तर के पंचायत चुनाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस अनुच्छेद में अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है वो ग्राम सभा की शक्तियाँ और कार्य आदेशात्मक उपबंध का भाग नहीं है। उसमें जो डायरेक्टिव प्रोविज़न का जो उपबंध है वो जो है ग्राम सभा की शक्तियाँ और कार्य जो है आदेशात्मक उपबंध का भाग नहीं है, यानी कि इसको आदेशात्मक उपबंध का भाग नहीं है। ये राज्य सरकार के विवेक पर आधारित होते हैं और स्वविवेक की प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। ये राज्य सरकार के विवेक पर आधारित होते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। आत्मनिर्भर पंचायत वेबिनार। तो 20 दिसंबर 2021 को जो है
आत्मनिर्भर पंचायत पर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया था। 20 दिसंबर 2021 को जो है आत्मनिर्भर पंचायत पर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया था। अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट जो है ग्रामीण विकास की परिभाषा। तो ग्रामीण विकास में शामिल क्या है? सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, यानी कि उपरोक्त सभी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास जो है वो उपरोक्त सभी जो है ग्रामीण विकास की परिभाषा है। पर्यावरण विकास के क्रियाकलाप, पर्यावरण विकास के क्रियाकलाप गाँवों में तो सड़कों के किनारे जो पौधारोपण है, सामाजिक बाढ़ निर्माण है, वायु, जल और भूमि को प्रदूषण से बचाना, यानी कि उपयुक्त सभी गतिविधियाँ शामिल है। कल मैंने आज ही पेपर में पढ़ा हुआ था, तो उसमें यही कहीं पर दिया गया था कि अब जो ग्राम सभा की ज़मीन है या कहिए कि आपके सड़कों के किनारे की जो जगह है, जो भी सड़क के किनारे जगह पड़ी हुई है वो किसी न किसी गाँव से संबंधित होती है। तो वो जो जगह है वहाँ पर अब फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। तो उसका मतलब यही है कि वो उस गांव की ग्राम पंचायत से संबंधित या ग्राम सभा की जगह है, तो वहाँ पर जो है पर्यावरणीय विकास के क्रियाकलाप जो है इसी तरीके से किए जा सकते हैं। सड़कों के किनारे पौधारोपण करके, सामाजिक बाढ़ निर्माण करके, वायु, जल और भूमि को प्रदूषण से बचाना, यानी कि सभी गतिविधियाँ जो हैं पर्यावरणीय विकास के क्रियाकलाप हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान यानी कि RGS फंडिंग पैटर्न क्या है कि राज्य घटकों के लिए फंडिंग पैटर्न 40 यानी कि 60:40 है। ये राज्यों के घटक हैं फंडिंग पैटर्न के, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात जो है 60:40 है। आत्मनिर्भर भारत विजन, यह एक प्रभावी योजना है। आत्मनिर्भर ग्राम योजना सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है। आत्मनिर्भर ग्राम योजना जो सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम या कब प्रारंभ हुई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974-75 के अंतर्गत ये प्रारंभ हुई थी। अंत्योदय योजना, इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी? राजस्थान राज्य द्वारा 1977-78 में। अंत्योदय योजना जो है राजस्थान राज्य द्वारा 1977-78 में प्रारंभ की गई थी। ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय, इसका गठन कब हुआ था? 1979 में, 1979 में ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन हुआ था। अमृत सरोवर मिशन, इसका लक्ष्य क्या है? 15 अगस्त 2023 से 2023 तक जो 50,000 जलाशयों का निर्माण करना। अमृत सरोवर जो मिशन है उसका लक्ष्य है 15 अगस्त 2023 तक 50,000 जलाशयों का निर्माण। अमृत सरोवर मिशन का जो लक्ष्य है वो 15 अगस्त 2023 तक 50,000 जलाशयों का निर्माण। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज उत्तर प्रदेश में से संबंधित एक योजना है। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज उत्तर प्रदेश 39 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है। ये जो है 39 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है उसका जो है संचालन किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण दूसरा चरण, स्वच्छ भारत मिशन जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण जो है इसकी लागू करने की अवधि क्या है? सन 2020-21 से सन 2024-25 तक। सन 2020-21 से सन 2024-25 तक। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, इसका नया नाम क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया नाम क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नया नाम क्या है इसका? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NRLM। ये जो है मनरेगा बजट 2023-24 में जो है इसकी बजट कितना था? 600 करोड़ रुपये। मनरेगा बजट जो है 2023-24 में बजट इसका प्रावधान कितना था? 600 करोड़ रुपये। सेवा मानकों की जानकारी के लिए आवश्यक बात है। सेवा मानकों की जानकारी के लिए आवश्यक बात है। आवश्यकताएं क्या है? सेवा का नाम, सेवा वितरण, सेवा प्रदान करने की समय सीमा यानी कि उपयुक्त सभी। यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि सेवा मानकों की जानकारी के लिए आवश्यक बातें कौन कौन सी हैं?
तो ऑप्शन होगा सेवा का नाम, सेवा वितरण, सेवा प्रदान करने की समय सीमा या उपयुक्त सभी। तो हमें उपयुक्त सभी पर ध्यान देना है। मनरेगा की ग्राम पंचायतों में भूमिका। मनरेगा की ग्राम पंचायत में भूमिका क्या है? इसका उद्देश्य जो होता है गरीबी उन्मूलन करना, मजदूरी में वृद्धि और रोजगार सृजन करना। ये सभी योगदान जो हैं मनरेगा की ग्राम पंचायतों में भूमिका निभाते हैं। यानी कि ए ऑप्शन ये दिया होगा, बी ऑप्शन ये दिया होगा और सी ऑप्शन ये दिया होगा, चौथा ऑप्शन क्या दिया कि सभी दिए हैं। तो इस चीज़ पर इसे ध्यान देना है। प्राथमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण या ये क्या है? इसमें पंचायतों का योगदान होता है। प्राथमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण जो है पंचायत का योगदान है। इसमें पंचायतों की हिस्सेदारी 10% की होती है। ये पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन था, तो मेरी समझ में नहीं आया था कि एक्चुअली इसमें है क्या। पंचायत की हिस्सेदारी 10% दी थी और एक और हिस्सेदारी दी थी, ध्यान नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो वो मैंने कहा था कि इसको आप चेक कर लीजिएगा। तो वहाँ पर जो है वो 10% का मतलब ये हुआ कि पंचायत जो है अपना 10% उसमें योगदान देगा और बचा हुआ योगदान जो है वो जो विद्यालय जो विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, उससे संबंधित विभाग जो है वो प्रदान करेगा। पंचायत भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य करता है, पंचायत सहायक है। पंचायत भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर जो है पंचायत सहायक करता है। चुनावी अधिकारी की नियुक्ति। चुनावी अधिकारी की नियुक्ति जैसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति जो है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त करता है। रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो जिलाधिकारी यानी कि डीएम के द्वारा नियुक्त किया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर डीएम के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और सहायक निर्वाचन अधिकारी भी जो है जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतदान अधिकारी या प्रिसीडिंग ऑफिसर जो है रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतदान अधिकारी जो है वो प्रिसीडिंग ऑफिसर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब ग्राम पंचायत चुनाव प्रक्रिया। ग्राम पंचायत चुनाव की प्रक्रिया क्या है? ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव इसमें होता है, यानी कि सर्वसम्मति से होता है, कि मतदान द्वारा होता है, कि हाथ उठाकर होता है। तो सभी माध्यमों का उपयोग इसमें किया जाता है, यानी कि चौथा ऑप्शन हो सकता है कि उपयुक्त सभी। तो ग्राम पंचायत चुनाव प्रक्रिया में जो है सदस्यों का चुनाव जो है सर्वसम्मति से करते हैं, मतदान के द्वारा करते हैं, हाथ उठाकर करते हैं, या सभी के द्वारा करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सभी के द्वारा होगा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। एक्चुअली नोट्स बनाते समय कभी कभी क्या होता है, थोड़ा जो पीडीएफ फॉर्म में या कहिए कि हमारी वर्ड फॉर्म में तो ठीक दिखता है, बट जब हम मोबाइल के थ्रू करते हैं इसको तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ पर ग्राम पंचायत का कार्य जो है कृषि या कृषि विस्तार सहित ये कार्य जो है ग्राम पंचायत के कार्य में आता है। भूमि विकास और सुधार या चकबंदी या भूमि संरक्षण ये भी कार्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास ये भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। राज्य की प्राथमिक इकाई ग्राम सभा जो है पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था है। इसमें पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। ग्राम सभा बैठक की वार्षिक संख्या बिहार, असम और मध्य प्रदेश में 4 बार प्रतिवर्ष ग्राम सभा बैठक करने की संवैधानिक प्रावधान है। बिहार, असम और मध्य प्रदेश में जो है 4 बार प्रतिवर्ष ग्राम सभा बैठक आयोजित करने का प्रावधान है। बलवंत राय मेहता समिति उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 लागू किया गया था बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिश पर। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम जो है 1961 लागू किया गया था बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिश पर। शहरी विकेंद्रीकरण आयोग क्या था की स्थापना 1907 में हुई थी। अध्यक्ष इसका था हाउसेब करके कुछ नाम दिया है, हाउस लिख गया है, ये थोड़ा गलत नाम है, वो कुछ नाम हाउसे करके नाम है, वो अध्यक्ष थे। चलिए आप लोग भी देख लीजिएगा, कुछ नाम मिलता जुलता है, यहाँ पर मिस्टेक है, हाउस लिख गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगला पॉइंट देखते हैं। मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी। मौर्य शासन में जो है ग्राम अधिकारी को क्या कहते हैं? ग्रामीण कहते हैं।
और स्थानीय स्वशासन की व्याख्या, सर्वोत्तम व्याख्या क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। स्थानीय स्वशासन की व्याख्या जो है, इसकी सर्वोत्तम व्याख्या क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब आते हैं महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण। तो 2009 में केंद्र सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान किया है। 2009 में केंद्र सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान किया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया, और 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है मतदान का अधिकार, यूपी पंचायत राज एक्ट। तो धारा 9 का में मतदान का अधिकार दिया गया, धारा 9 का में जो है मतदान का अधिकार दिया गया है। धारा 9 का में जो है मतदान का अधिकार दिया गया है। महिलाओं को आरक्षण जो यूपी पंचायत राज एक्ट में क्या है? धारा 11A(4) में जो है 33% आरक्षण का प्रावधान है। प्रश्न दिया जाए कि महिलाओं का आरक्षण जो है महिलाओं का आरक्षण जो 33% का प्रावधान है वो किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 11 या धारा 11A(4) में। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं, पेशा अधिनियम 1996। पैसा अधिनियम 1996 जो है अनुसूचित क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों पर स्वशासन की अनुमति ग्राम सभा को दी गई है। अनुसूचित क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों पर स्वशासन की अनुमति ग्राम सभा को दी गई है। आगे पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट जो है पंचायत की नामावली और राज्यों के अनुसार। जैसे मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत बोला जाता है, जो पंचायत स्तर है वो मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत है। उत्तर प्रदेश में इसको क्षेत्र पंचायत कहते हैं। गुजरात में इसको तालुका परिषद कहते हैं, और पश्चिम बंगाल में आंचल परिषद। ठीक है, कुछ भी कह नहीं सकते हैं एग्ज़ाम में पेपर का पैटर्न कैसा आएगा, क्योंकि आजकल क्या है कि आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहीं कहीं पेपरों में देखना, उत्तर प्रदेश के पेपरों में देखने को मिला है, कुछ आउट ऑफ सिलेबस देते हैं, बच्चे जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, और जब न्यूज़पेपर में देखते हैं तो लिख के आता है कि जैसे जो है क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस में भी स्क्रीनिंग के लिए जो है हो सकता है, बहुत बड़ी जनसंख्या को कम करने के लिए पेपर आपकी पुरानी नॉलेज के आधार पर भी बनाया जा सकता है, जो मे भी सिलेबस से हटके भी हो। स्थानीय स्वशासन एक बस्ती के लोगों द्वारा अपने मामलों का स्वयं प्रबंधन है। ये किसने कहा है? एल गॉल्डिंग में। एल गॉल्डिंग ने कहा है कि स्थानीय स्वशासन एक बस्ती के लोगों द्वारा अपने मामलों का स्वयं प्रबंधन है। राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा या शर्तों में बदलाव। नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन की सेवा शर्तों में बदलाव क्या है कि नियुक्ति के बाद जो है सेवा शर्तों में कोई भी जो है परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, पंचायतों की शक्ति एवं उत्तरदायित्व। पंचायतों की शक्ति एवं उत्तरदायित्व जो है इसमें क्या है? योजना तैयार करना, कार्यान्वयन का क्षेत्र और राजस्व संग्रह। तो पंचायतें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाएं बनाती हैं। पंचायतें क्या करती हैं? आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाएं बनाती हैं। कार्यान्वयन का क्षेत्र क्या है? ये योजनाएं संविधान की 11वीं अनुसूची में दिए गए 29 विषयों से जुड़ी होती हैं। ये जो योजनाएं हैं वो संविधान की 11वीं अनुसूची में दिए गए 29 विषयों से जुड़ी होती हैं। राजस्व संग्रह क्या है? पंचायत कर, शुल्क, टोल आदि लगाने और संग्रह करने का अधिकार रखती हैं। पंचायतें कर जो है शुल्क, टोल और आदि लगाने और संग्रह करने का अधिकार रखती हैं। लेकिन यहाँ पर जो राजस्व संग्रह का मैं एक ये बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ ग्राम पंचायत में देखा जाए तो कहीं पर टैक्स गांव में मैंने अभी तक जैसे नहीं सुना कि किसी तरीके का गांव में गांव के ही लोगों पर कोई किसी तरीके का टैक्स लग रहा है। लेकिन हाँ, टैक्स लगता है। कैसे? जैसे आप मैंने देखा है कि जैसे आप कभी हिल स्टेशन पे गए, वहाँ भी ग्राम पंचायतें लगती हैं।
तो वहाँ मैंने कुफरी जो शिमला में है वहाँ मैं जब गया था तो मैंने वहाँ देखा था कि एक तरीके का वहाँ पर टैक्स कट रहा था। तो वहाँ पर लिखा था कि ये ग्राम पंचायत के या जो ग्राम पंचायत फला फला है के माध्यम से ये टैक्स लिया जा रहा है और वो टैक्स जो है जो भी पर्यटक वहाँ जाता था उसको चुकाना पड़ता था। तो ये प्रावधान जो है ऐसी पर्यटन वाली जो जगह हैं और वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको ये अधिकार प्रदान करता है कि वो पंचायतें जो हैं कर या शुल्क या टोल जो है टोल आदि लगा सकते हैं। अगला पॉइंट है पंचायतों का वित्तीय स्थिति। पंचायतों की वित्तीय स्थिति, राजस्व की कमी का कारण। राजस्व की जो कमी है उसका विशेष कारण क्या है? पंचायतों द्वारा वित्तीय अधिकारों के उपयोग में अनिच्छा। पंचायतों द्वारा जो है वित्तीय अधिकारों के उपयोग में अनिच्छा की वजह से जो है राजस्व की कमी का कारण है। राज्यों द्वारा पर्याप्त कराधान जो है शक्तियों का हस्तांतरण नहीं करना, और राज्यों द्वारा जो है पर्याप्त कराधान शक्तियों का हस्तांतरण नहीं करना, ये भी एक वजह है राजस्व की कमी का। संसाधन पर निर्भरता, पंचायतें जो है 95% तक केंद्र और राज्य सरकारों से अनुदान पर निर्भर है। पंचायतें जो हैं 95% तक जो है केंद्र और राज्य सरकारों से अनुदान पर निर्भर है। आंतरिक संसाधन जुटाने की स्थिति जो है पंचायतें आंतरिक संसाधन जुटाने में अक्षम है। आंतरिक संसाधन जो है जुटाने की स्थिति में जो पंचायतें नहीं हैं। क्यों नहीं है? इसी वजह से नहीं है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में लोगों गांव के ही लोगों पर अगर किसी तरीके का टैक्स लगाते हैं तो वो जाहिर सी बात है हो सकता है वो अगली बार उस ग्राम प्रधान को वोट ही ना दे। तो इस वजह से जो है एक ग्राम पंचायत में जो ग्राम का जो प्रधान होता है वो इस तरीके के टैक्स को लगाने की अनुमति तो नहीं देगा, क्योंकि वो उसके लिए एक नकारात्मकता का काम कर सकता है फिलहाल। और तो चलिए इसके बारे में ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊँगा, हो सकता है कुछ ऐसा प्रावधान होता हो। आगे पॉइंट पे चलते हैं। पंचायतों से संबंधित सुमिलित कर या प्रकार, जैसे कर का प्रकार क्या है? विद्युत कर। लगाने वाली पंचायत क्या है? क्षेत्र पंचायत है। विभव एवं संपत्ति कर, ये गलत जोड़ा। एक्चुअली यहाँ पर यही दिया गया कि सही जोड़ा इनमें से कौन है? तो यहाँ पर जो है बस शालाओं पर शुल्क जो है वो ग्राम पंचायत लगाती है, विद्युत कर जो है क्षेत्र पंचायत लगाती हैं, और विभव एवं संपत्ति कर जो है ये यहाँ पर क्षेत्र पंचायत दिया था लेकिन वो सम्मिलित नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है सही जोड़े में 1 और 3 है। आगे पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग, इससे संबंधित पहले भी हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं लेकिन इस बार फिर से देख रहे हैं। वर्तमान आयोग जो है पाँचवा राज्य वित्त आयोग कार्यरत है। इसके अध्यक्ष आनंद मिश्रा हैं। चतुर्थ आयोग के अध्यक्ष थे अतुल कुमार गुप्ता, और प्रथम आयोग का गठन 1994 में हुआ था। प्रथम आयोग का गठन कब हुआ था? 1994 में। और संवैधानिक अधिकार क्या था? अनुच्छेद 243 आई के तहत इसका गठन किया जाता है। 243 आई के तहत संवैधानिक आधार है जिसके तहत जो है इसका गठन किया जाता है। अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है राज्य वित्त आयोग के कार्य। राज्य वित्त आयोग के जो कार्य हैं वो क्या हैं कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करना। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करना सही है। पंचायतों के लेखा की संपरीक्षा करना ये गलत है। राज्य वित्त आयोग का लेखा की संपरीक्षा करना ये गलत है। आरक्षण और निर्वाचन की सलाह देना ये भी गलत, क्योंकि ये दोनों खुद ही विभाग होते हैं और वो विभाग जो है अपने आप अलग करते हैं। जैसे निर्वाचन, ये तो आप समझ ही गए, और लेखा संपरीक्षा भी आप समझ गए कि ये दोनों विभाग ही अपना अपना काम देखते हैं। इसमें राज्य वित्त आयोग के कार्यों में ये सम्मिलित नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा तो क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। स्मार्ट विलेज मिशन क्या है? इसमें 3 चरण दिए गए हैं। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्मार्ट विलेज कार्यक्रम के तहत कि चरण 1 में कौन कौन सी जो है सुविधाएं दी गई थी या कौन सी सुविधाएं नहीं दी गई थी। जैसे कि
चरण 1 में जो है जल, स्वच्छता, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य ये दिया गया था। जल, स्वच्छता, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य जो है चरण 1 में था। और क्या था, और जो है ई लाइब्रेरी, ग्रीन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, कॉमन सर्विस सेंटर और टेली मेडिसिन सुविधाएं थी। लेकिन यहाँ पर जो मोटी मोटी चीज़ है, जो क्वेश्चन आपका आएगा तो इस वाले पोर्शन से आएगा। जल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य चरण 1 में होगा, और अगर इनमें से कोई नहीं होगा तो वो चरण 2 का कोई डाल दिया जाएगा। अब जब चरण 2 के लिए पूछा जाएगा तो उद्योग और संसाधन आधारित विकास ये चरण 2 में है, यानी कि फूड प्रोसेसिंग, एनर्जी माइक्रोग्रिड, मिल्क प्रोसेसिंग, बायोफ्यूल उत्पादन, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ये जो है हमारे चरण 2 में है। और चरण 3 में क्या है, चरण 3 में जो है व्यवसायिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण। इस हम लोग ये पॉइंट पढ़ के भी समझ सकते हैं कि हमारे जो पॉइंट हैं चरण में कौन कौन से हो सकते हैं। व्यवसायिक और सामाजिक सशक्तिकरण जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ट्रेनिंग टाइप का, प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, वाटरशेड प्रबंधन ये एक टाइप का क्या है, ये व्यवसायिक या सामाजिक सशक्तिकरण जैसे चीज़ें हैं। या सामुदायिक भवन, एजुकेशनल वीडियो स्क्रीनिंग या ग्राम दिवस का आयोजन ये जो है हमारा चरण 3 में है। और चरण 2 में जिसे फिर से देख लेते हैं, चरण 2 में जो है उद्योग और संसाधन आधारित विकास हुआ था, जैसे फूड प्रोसेसिंग, एनर्जी माइक्रोग्रिड, मिल्क प्रोसेसिंग, बायोफ्यूल, यानी कि आप देखिए उद्योग या व्यापार इंडस्ट्री टाइप से कुछ बातें हो रही हैं, जैसे फर्टिलाइजर, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, बायोफ्यूल। तो ये क्या है, ये हमारा चरण 2 में हो गया। और इसी तरीके से जल, स्वच्छता, ऊर्जा, शिक्षा से संबंधित जो बातें हैं वो चरण 1 की बातें हो गई। आगे की ओर चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट जो है 15वें वित्त आयोग द्वारा कृषि सुधारों हेतु थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। 15वें वित्त आयोग द्वारा कृषि सुधारों हेतु धनराशि, तो प्रस्तावित धनराशि कितनी है, 45,000 करोड़। 15वें वित्त आयोग के द्वारा जो कृषि सुधारों हेतु जो है 45,000 करोड़ प्रस्तावित राशि है, जिसमें उद्देश्य क्या है, राज्यों को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन देना, प्रदर्शन के आधार पर जो है उनको प्रोत्साहन देना, जो रैंक हमारे देश में जो दी जाती है उसी तरीके से इसका प्रयोग क्या है, कृषि सुधारों को लागू करने हैं। ब्रांड उत्तर प्रदेश उपागम क्या है, समग्रता उपागम है। ब्रांड उत्तर प्रदेश उपागम क्या है, समग्रता उपागम है। रक्षा गलियारा या डिफेंस कॉरिडोर क्या है, बुंदेलखंड एक रक्षा गलियारा या डिफेंस कॉरिडोर है। और अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा पॉइंट है ग्राम पंचायत विकास योजना, GPDP, ग्राम पंचायत विकास योजना। इसका उद्देश्य क्या है, समुदायों को निर्णय लेने में सक्षम बनाना, यानी कि जो समुदाय हैं उनको जो है निर्णय लेने में क्या बनाना है, सक्षम बनाना। विकास कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाना। ग्राम पंचायतों का सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तित्व विकास। तो इसका निष्कर्ष क्या है, सभी उद्देश्य, इसके उपरोक्त सभी उद्देश्य सही हैं। उत्तर प्रदेश में चलिए यहाँ पर देखते हैं निर्मल ग्राम योजना कब शुरू हुई थी। निर्मल ग्राम योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2003 को हुई थी। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना की शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 2003 को। हाँ ठीक है। अगले पॉइंट की ओर हम लोग थोड़ा चलते हैं। कुछ चीज़ें हाइड हो गई थी, उनको सही से कर लें। तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में जो है उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर कब थी, तो वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर थी 10.8% थी। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो है ललितपुर जिले में प्राप्त होता है। प्रदेश का एकमात्र जिला है ये जहाँ यूरेनियम पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961।
ये किसकी सिफारिश पर बना था? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। देखिए एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 जो है किसकी सिफारिश पर आधारित है? तो ये बलवंत राय मेहता समिति पर। दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक राज्य कौन सा है? लखनऊ है। लखनऊ को दशहरी आम के लिए क्या मिला है? GI टैग प्राप्त है। जनरथ नामक बस सेवा क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। या निम्न लागत की AC बस सेवा। ये कैसी सेवा है? निम्न लागत की AC बस सेवा है, मतलब इसका किराया जो है कुछ कम होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता। उत्तर प्रदेश सिंधु घाटी सभ्यता से स्थित जो स्थल है वो हमारे उत्तर प्रदेश में हुलास यानी कि सहारनपुर में स्थित है। हुलास जगह जो है वो सहारनपुर में है, ये स्थित है। जबकि रोपड़ जो है पंजाब में है, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में, और बनावली जो है हरियाणा में है। और ये घोषिताराम, ये एक्चुअली घोषिताराम मठ है, ये जहाँ भगवान बुद्ध रुके थे, ये कहाँ स्थित है? कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है, कौशाम्बी में है। थोड़ा सा देख लेते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए उपायुक्त फसल चक्र क्या है? पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए उपायुक्त फसल चक्र धान, मक्का और गेहूँ है। धान, मक्का और गेहूँ है। आगे हाँ ठीक है, आगे पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो नलकूप। ये तो सभी विद्यार्थी जानते होंगे, नलकूप जो है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। अब असंगत चुनिए। असंगत क्या है? तो चूड़ी उद्योग जो है शाजापुर, ये गलत यूँ दिया गया है। चूड़ी उद्योग जो है ये शाजापुर दिया गया, गलत है। जबकि सही क्या है? फिरोजाबाद। चूड़ी उद्योग जो है हमारे फिरोजाबाद से संबंधित है। अन्य सही युग्म क्या क्या है? ये ऑप्शन में दिए हैं, उनको यहाँ पर मैंने दे दिया। जैसे ताला उद्योग अलीगढ़ में है, कालीन उद्योग भदोई में, और चिकन उद्योग लखनऊ में है। और लोकगीत और गायन के अवसर जो हैं ये हम लोग चलो देख लेते हैं। यहाँ पर लोकगीत और गायन के जो अवसर हैं वो जो है चैती जो है हमारा मौसमी गीत है। चैती कैसा गीत है? मौसमी गीत है। थोड़ा यहाँ पर छोटा छोटा सा लिखा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, सब जल्दबाजी का नतीजा है। कजरी जो है विवाह एवं मौसमी गीत है। कजरी कैसा है? विवाह और मौसमी गीत है। रसिया कैसा है? ब्रज का लोकगीत है। रसिया कैसा है? ब्रज का लोकगीत है। कजरी कैसा है? विवाह एवं मौसमी गीत है। चैती कैसा है? हमारा चैती मौसमी गीत है। कजरी जो है विवाह एवं मौसमी गीत है। आज के लिए बस इतना ही। मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों के कमेंट की वजह से ही मैंने इस बार ये जो है भाग 3 की जो है क्वेश्चंस के नोट्स लाया हूँ। क्योंकि जिस तरीके से अगर जो मेहनत लगती है जिस तरीके से, उस तरीके से जब रिज़ल्ट नहीं आता थोड़ा सा मन दुखी होता है, कि सोचते हैं क्या फ़ायदा, क्यों मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, इसके माध्यम से मुझे ये मालूम पड़ जाता है कि हो सकता है हमारे द्वारा ही कमी है, और उसमें सुधार आप लोग जब कमेंट करेंगे तो मैं सुधार लगाने की कोशिश करूँगा। और जो हमारे दोस्त हैं PDF चाहते हैं, अभी इसकी कोई व्यवस्था नहीं है PDF की, क्योंकि जो ये नोट्स इस समय जो बड़ी जल्दबाजी में जो है बन रहे हैं, और इतना समय नहीं मिल पाता है कि एकदम से कोई व्यवस्था की जाए। लेकिन आप लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं से जहाँ से भी पढ़ रहे हैं ये सब क्वेश्चन वही हैं। अब अगर सही से ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो देखिएगा ये सब वही क्वेश्चंस ही हैं। थोड़े बहुत नए और पुराने क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बस यही है, जहाँ से भी जिसको भी जो नोट्स मिले उसको सही से आप अगर पढ़ रहे हैं तो वही काफ़ी है। आपको पढ़ना है, बस इसी चीज़ पे ध्यान रख के। नोट्स कलेक्शन में सबकी हार्ड डिस्कें फुल हो जाती हैं, वो कोई यूज़ नहीं रहता है, और फिर वो जो है टाइम निकलता जाएगा, सब नोट्स पुराने होते जाएंगे। धन्यवाद।